नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फिर से हाजिर है आपकी सेवा में एक नए टॉपिक के साथ। आज एक ऐसा टॉपिक जो लगभग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता, बहुत बड़ा पार्ट इसका आता है और जिसका ये पार्ट कवर होता है वो उस एग्जाम में बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में लीड ले लेता है। तो देखिए, आज बहुत ही शानदार जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और खासकर ये क्लास तो जरूर शेयर करनी है भाई, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधे सवाल छपेंगे। देख लेना, एग्जाम होने के बाद खासकर जो रीट प्री का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में इस क्लास से सवाल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सवाल आते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। इसमें पाठ्यक्रम शुरुआती चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, वो भाषा व भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, भाषा मनोविज्ञान क्या होता है, भाषा के बिंब किसे कहते हैं या बिंब कौन कौन से हैं, बालक में भाषा के अंगों का विकास किस तरीके से होता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इसलिए वो है भाषा शिक्षण किया जाता है, इनके प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे अगले वाली जो क्लास होगी उसमें शिक्षण विधियां, जो प्रमुख शिक्षण विधियां जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक क्लास और होगी और संपूर्ण शिक्षण विधियों को हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, भाषा शिक्षण की सामान्य जानकारी, हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले उनकी सामान्य जानकारी आनी चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द कौन से? क्यूरेरे, क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। क्यूरेरे का अर्थ है दौड़ का मैदान। ये क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम की यदि बात करें तो लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो वही गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया का विषय ही ज्ञान ही क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। इसका मतलब यह है कि यहां से, जैसे हमारा गंतव्य स्थान कौन सा है? एग्जाम फाइट करना, तो वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का विषय ही ज्ञान, इस संपूर्ण विषय का ज्ञान, इन शिक्षण विधियों का ज्ञान ही क्या है? पाठ्यक्रम। सामान्य शब्दों में यदि हम समझे कि एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक जाने के लिए जो विषय ज्ञान की जरूरत होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? वो पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाता है। मुंद्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्त किए जाते हैं। मुंद्रो के अकॉर्डिंग शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित होते हैं, समस्त शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित होते हैं। ये टर्मोलॉजी याद रखना भाई, ये किसके साथ जोड़नी है? मुंद्रो के साथ जोड़नी है। कनिंगम ने क्या कहा? कनिंगम ने कहा कि पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जिससे वे अपने पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में चित्रित कर सके, वही क्या है? वही पाठ्यक्रम है। तो देखिए, कुछ खास टर्मोलॉजी है, जैसे कलागृह है, कलाकार, आदर्श, पदार्थ, ये किनके साथ जोड़ने हैं? कनिंगम के साथ जोड़ने हैं। पुनः परिभाषा देख लो, पाठ्यक्रम क्या? कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है। मतलब शिक्षक को क्या बताया है? कनिंगम में एक कलाकार कहा है, उन्होंने कहा है कि कलाकार के हाथ में पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक साधन है। इस साधन से वो क्या करता है? वो पदार्थ, पदार्थ किसे कहा गया है? शिक्षार्थी को कहा गया है कि उस पदार्थ को अपने आदर्श, उस शिक्षार्थी को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह में चित्रित कर सके। ये बात किसने कही है? ये कनिंगम ने कही है। तो ये दो परिभाषा है, ये भी याद रखना है भाई। पाठ्यक्रम, करिकुलम शब्द इंग्लिश में क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं पाठ्यक्रम को। ये किससे निर्मित हुआ? लैटिन भाषा के क्यूरेरे से, जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। देखिए, जॉन डीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई शिक्षण विधियों में। जॉन डीवी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम क्या है? पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है। मतलब पाठ्यक्रम में क्या है? पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है, जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तीन परिभाषाएं पढ़ी है, बाधा शब्द कहीं नहीं आया। तो ये क्या है?
ये बाधा आपको पकड़नी है किससे? जॉन डीवी से। तो देखिए कलाग्रे एक शब्द आया, वो कनिंगम से उठाना है, मतलब कलाग्रे कहीं पर नाम दिखे आपको तो कनिंगम लेना है, मुद्रों में शैक्षणिक अनुभव लेना है, और जॉन डीवी में बाधा कहीं शब्द आए या सिद्धांतों का चित्रण आए तो उसमें जॉन डीवी लेना है। देखिए भाई अपन शिक्षण विधियों में परिभाषा एक एक परिभाषा रटने को थोड़ी बैठेंगे, मनोविज्ञान में भी तो अपने को परिभाषाएं रटनी पड़ती है, तो इन चीजों को अपने को एक एक वर्ड से पकड़ना है। आगे देखिए ध्यान रहे, शिक्षा की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है भाई। शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जॉन डीवी ने इसी प्रक्रिया को क्या कहा है? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? जॉन डीवी ने बताया है, जिसमें तृतीय महत्वपूर्ण अंग किसको माना है? समाज को माना है, जो शिक्षा की दिशा का निर्धारण करता है और बालक को यह बताता है कि उसको क्या पढ़ना है। मतलब समाज बालक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो क्या करता है? शिक्षा की दिशा का निर्धारण करता है और बालक को यह बताता है कि उसको क्या पढ़ना है। तो वहीं हॉर्न महोदय, हॉर्न गाड़ी वाला हॉर्न नहीं भाई, हॉर्न महोदय ने शिक्षा की प्रक्रिया के लिए 4 वस्तुओं को आवश्यक माना है। अरे जॉन डीवी ने क्या कहा है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। और हॉर्न महोदय ने क्या कहा है? हॉर्न किसका बजता है? गाड़ी का। गाड़ी में पहिए कितने होते हैं? 4। तो इन्होंने कितने माने? 4। 4 वस्तुओं को आवश्यक समझा है, जिसमें कौन कौन है? एक तो विद्यार्थी हो गया, एक पाठ्यक्रम हो गया, एक शैक्षिक वातावरण हो गया, और एक शिक्षक हो गया। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए शैक्षिक प्रक्रिया अभ्यर्थी और शिक्षक के बीच चलती है, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच चलती है। दोनों को बीच में या दोनों के बीच में सेतु का काम कौन करता है? वो करता है पाठ्यक्रम। और ये सब चीजें जब होती है तो वातावरण कैसा निर्मित हो जाता है? शैक्षिक वातावरण। तो ये 4 चीजें हॉर्न ने मानी है कि एक तो शिक्षार्थी, एक शिक्षक, दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है पाठ्यक्रम, और इनको सबको मिलाकर एक वातावरण निर्मित होता है, वो है शैक्षिक वातावरण। ये 4 चीजें शिक्षा में मानी है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और समाज को महत्वपूर्ण माना है। ये चीजें याद रखनी है भाई। आगे चलिए, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य, आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है? एग्जाम फाइट करना। वैसे ही किसी ना किसी चीज का उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी नाव चलती है वो कोई काम की नहीं है। चाहे कोई भी अभ्यर्थी बिना उद्देश्य के पढ़ाई कर रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो देखिए पाठ्यक्रम के भी अपने उद्देश्य। अभी हमने क्या पढ़ा है? पाठ्यक्रम, जिसे इंग्लिश में क्या करिकुलम कहते हैं, जो लैटिन भाषा के क्यूरेरे से बना है। क्यूरेरे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। और क्या पढ़ा था हमने? और देखिए वापस देख लेते हैं एक बार। मुनरो के बारे में पढ़ा, शैक्षिक अनुभव, कनिंगम में कलाग्रह पढ़ा, जॉन डीवी में सिद्धांतों का चित्रण या बाधा शब्द आया। तो ये एक एक टर्म आपको पकड़ना है। उसके बाद ये कहा कि शिक्षा कैसी एक निरंतर प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने त्रिमुखी बताया और ने 4 तत्व बताए। अब है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। बालक के सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण कर उसे एक आदर्श नागरिक बनाना। देखिए पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि वो जिसके लिए बना है उसको क्या करना है? एक आदर्श नागरिक बनाना है। देश के लिए एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना प्रमुख उद्देश्य रहता है। किसका? पाठ्यक्रम का। इसके द्वारा प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का निर्माण होता है, जिनमें पर्याप्त ज्ञान और अन्वेषण क्षमता होती है। मतलब पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य क्या हो जाता है? कि वो प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का निर्माण करे। पहला क्या है? एक आदर्श व्यक्तित्व या आदर्श नागरिक का देश के लिए निर्माण करे, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का निर्माण करे, जिनमें क्या हो? ज्ञान हो और अन्वेषण, छानबीन करने की क्षमता हो। ये बालक की क्रियाओं एवं अनुभवों का एक संगठन है, अतः व्यवहारिक है। पाठ्यक्रम कैसी है? कैसी चीज है भाई? पाठ्यक्रम का पहलू कौन सा है? व्यवहारिक पहलू है। पाठ्यक्रम कैसा होता है? व्यवहारिक होता है, जो बालक की क्रियाओं और अनुभवों का एक संगठन है। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया के माध्यम से सीखता है तो वो क्या होता है? वो व्यवहारिक होता है। और बार बार क्रिया करके व्यक्ति क्या बन जाता है? एक अनुभवों का संगठन अपने अंदर निर्मित कर लेता है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कि बालक की क्रियाओं और अनुभवों का एक संगठन है, अतः व्यवहारिक है।
ये शैक्षिक कौन पाठ्यक्रम शैक्षिक सामाजिक नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ भावात्मक गुणों का निर्माण करता है या विकास करता है। देखिए भावात्मक गुण जिसको हम छू नहीं सकते वो क्या होते हैं, वो भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। हम संज्ञा में पढ़ते हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा को हम छू नहीं सकते, उस संज्ञा को भावात्मक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम शैक्षिक सामाजिक नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ भावात्मक गुणों का शिक्षार्थी में क्या करता है, विकास करता है। भावात्मक में देखिए परोपकार, मैत्री भाव, मतलब पुण्य का काम करे, मैत्री भाव रखे, निष्पक्षता रखे, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखे, ईमानदारी का परिचय दे, सहयोगी भाव तथा बड़ों का सम्मान करना। इन गुणों का विकास करने का प्रमुख उद्देश्य किसका रहता है? वो रहता है पाठ्यक्रम का। ये एक ऐसे वातावरण का सर्जन करता है, निर्माण करता है जहां पर बालक तार्किक मतलब तर्क के साथ सोच सके। ऐसे नहीं फालतू पशु की तरह सोचता रहे। पशु तो सोचता ही नहीं क्योंकि उसमें माइंड नहीं होता। देखिए मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? बुद्धि का ही तो फर्क है। तो ये पाठ्यक्रम देखिए शिक्षार्थी को तैयार करता है कि वो तार्किक तर्क के साथ सोचे, बिना तर्क की बातें नहीं करे, अवलोकन करने की क्षमता, चिंतन व निर्णय शक्ति का विकास करने का जो है प्रमुख उद्देश्य किसका है? वो है पाठ्यक्रम का। तो ये निम्न उद्देश्य देखे हैं भाई, आगे देख लेते हैं। इसमें बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम में देखिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। कौन से बालक की क्या क्षमता है उसको ध्यान में रखा जाता है। अभिवृत्तियों की दिशा में ध्यान रखा जाता है, रुचियों का ध्यान रखा जाता है और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। या पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य होता है। ये बालकों में सर्वांगीण विकास करने का एक माध्यम है। कौन? पाठ्यक्रम। तो ये चीजें हैं भाई पाठ्यक्रम के उद्देश्य। आगे चलते हैं। भाषा। देखिए इस क्लास का जो मेन मकसद है वो है रीड प्री से पहले आपको एक बार शिक्षण वीडियो से काफी हद तक रूबरू करवाना। होंगे कई ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास नॉर्मल होगी, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में ये साबित होने वाली है। और हम जो बाकी एग्जाम है उनके लिए डीपली एक एक पॉइंट को बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा और सर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है रीड को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है भाई, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको सवाल दिखा देंगे। शिक्षण वीडियो की जो 2-3 क्लास होगी उन सभी में आप एग्जाम में सवाल मिला लेना, यहां से मिल जाएंगे। लेकिन अभी तीव्र गति से पढ़ रहे हैं और शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत प्यारा, शॉर्ट भी नहीं बोल सकते, काफी हद तक बहुत ज्यादा डीपली भी है। लेकिन मुख्य टारगेट कौन सा है? रीट पात्रता परीक्षा। अब देखिए भाषा रचना संस्कृत की बास धातु से हुई है जिसका अर्थ है व्यक्तायाम वाची। ये देखिए संस्कृत में भाषा शब्द बास धातु से बना है जिसका अर्थ बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, व्यक्तायाम वाची। इसका अर्थ होता है बास धातु में आ प्रत्यय। आ देखिए किसी भी शब्द के अंतिम में लगता है भाई, और शुरू में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो ना, परपरा अपसम अनु अवनिश निर्दुष दूर विया आदि अपयति। इस प्रकार क्या है, ये क्या होते हैं? वो तो होते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के आखिर में लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो बास धातु में आ प्रत्यय लगने से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है या भाषा शब्द बना है जिसका सामान्य भाषा में अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। कहना या बोलना क्या है? ये भाषा है। या भाषा का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। देखिए क्या बातें निकल के आई है। भाषा संस्कृत की बास धातु से बना है। इस बास धातु का अर्थ क्या होता है? व्यक्तायाम वाची। बास धातु में जब आ प्रत्यय लगा तो भाषा शब्द का निर्माण होता है जिसका सामान्य भाषा में अर्थ क्या है? कहना या बोलना। यहां तक आपके समझ में आया होगा। अपने मन के विचारों को सामने वाले तक प्रस्तुत करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब देखिए हम किसी पशु को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उसकी कोई भाषा नहीं है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। इस कारण वो अपने मन के भावों को दूसरे को बता नहीं सकता बेचारा। क्या किसी पशु के देखे होंगे आंखों से आंसू आ जाते हैं जब उसके कोई परिवार का सदस्य बीमार होता है? तो पशु समझता तो होगा ही
कहीं ना कहीं हमें थोड़ी ना पता है, लेकिन उसके पास भाषा नहीं है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा नहीं है। इस कारण वो मन में रख लेता है या रखना पड़ता है, क्योंकि वो बता नहीं सकता। इसलिए मनुष्य के पास बहुत अच्छी चीज है भाई, क्या है? भाषा है। इस कारण चाहे आप खुश हो चाहे गम में हो, बहुत ज्यादा खुशी, जैसे आपकी कोई लॉटरी लगी तो आपके पास भाषा है किसी को बताने के लिए। आपके मन में कोई दुख है तो उस दुख को किसी दूसरे के साथ साझा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? भाषा है। तो अपने मन के विचारों को सामने वाले तक प्रस्तुत करने का माध्यम ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मानव के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में शारीरिक अंगों के हाव भाव, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप समझ रहे हो ना? इशारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, संकेत आदि अपने आप में एक भाषा होती है। ये सब क्या है? भाषा। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि भाषा है शारीरिक अंगों के हाव भाव, इशारे, संकेत, ये क्या है? ये अपने आप में एक भाषा है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी को भी समझाने का प्रयास करता है। विशेषकर हाथों से, गर्दन से, आंखों से किए जाने वाले इशारे या संकेत सबसे प्रभावशाली होते हैं भाई। आगे चलिए। भाषा मनुष्य की वो महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे के पास प्रकट करता है और अपने भावों को समझता है। तो वही भाषा मनुष्य के लिए कैसा है भाई? कैसा उपागम है भाषा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। भाषा कैसा उपागम है? भाषा एक अर्जित उपागम है, ना कि जन्मजात है। आपको पता होगा, जो बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, वो भाषा नहीं बोलता। उसके बाद वो सामाजिक परिवेश में, जिस सामाजिक परिवेश में वो बड़ा होता है, धीरे धीरे वो भाषा का अर्जन करता है। तो भाषा कैसा उपागम है? एक अर्जित उपागम है। ये देखिए भाई, परिवर्तनशील भी है। भाषा परिवर्तनशील भी है। ऐसा जरूरी नहीं कि भाषा एक स्थायीकरण है या वही भाषा बोलेगा। परिवर्तनशील भी है। विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो हमने देख लिया। अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम क्या है? वो है भाषा। वातावरण जनित है। जैसे वातावरण में आप रहोगे वैसे आप भाषा का अर्जन करोगे। जैसे कोई अरबी में रह रहा, अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी, इस तरीके से करता है। कोई यूरोप में रहेगा तो वो अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, मारवाड़ में रहेगा तो मारवाड़ी बोलने लग जाएगा, पूर्वी राजस्थान में रहेगा तो कैसी ब्रजभाषा बोलने लग जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जिस वातावरण में वो रहेगा वैसी भाषा अर्जित कर लेगा। तो भाषा वातावरण जनित है एवं सामाजिक उपागम है। भाषा का उपयोग कहाँ किया जाता है? समाज में किया जाता है, तो सामाजिक उपागम है। क्या बातें समझ में आई? क्या निकल के आया? भाषा क्या है? एक अर्जित उपागम है। भाषा परिवर्तनशील होती है, विचारों को अभिव्यक्त या दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम होती है, वातावरण जनित होती है, और एक कैसा है? सामाजिक उपागम है। भाषा केवल मनुष्य की ही नहीं होती बल्कि अन्य प्राणियों में भी पाए जाने वाली विशेषताएं होती है। सभी प्राणी अपनी भाषा से अपने व्यवहार को पूरा करते हैं। हालांकि मनुष्य के अलावा भी सबकी अपनी भाषा होती है, लेकिन समझने की जो सबसे अच्छी भाषा होती है वो मनुष्य की होती है। उससे अच्छी कोई भाषा नहीं होती। प्लेटो के अनुसार विचार हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत होते हैं। अरे आपके मन में विचार, क्या विचार चल रहे हैं? मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए देखने के बाद आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो मेरे को थोड़ी पता है। वो क्या है? वो एक मुख्य बातचीत है। आप खुद सोच रहे हैं मेरे बारे में, अपने मन में विचार ला रहे हैं। वो क्या है? मुख्य बातचीत है। जब ये ओठू से बाहर निकलकर ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं तो इसे ही भाषा कहते हैं। अब जब आप जो विचार रखते हो वो अपने ओठों को प्रयोग करके ध्वनि के माध्यम से उनको बाहर निकालोगे, तब वो क्या बन जाएगा? वो भाषा बन जाएगा, और वही मेरे को समझ में आएगी। वरना मुझे क्या पता कि आपके मन में मेरे प्रति क्या विचार है। वो जो विचार है वो क्या है? वो मुख्य बातचीत है। स्वीट, देखिए प्यारा सा नाम है। प्लेटो को याद रखना भाई। प्लेटो से ओठो, ओठो से प्लेटो, प्लेटो से ओठो। अरे प्लेट ओठना, सीधी सी बात है। कहाँ लगाते हैं प्लेट को? होठो से। तो होठो प्लेटो, ये याद रखना। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सिंपल सी जो परिभाषा भाषा के लिए काम में ली जाती है वो किसने बोली है? स्वीट ने बोली है कि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? ये भाषा है। ये देखिए भाषा का व्यवहार। भाषा व्यवहार किस प्रकार से होता है? मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। जैसे हाथों का प्रयोग, गर्दन को हिलाना, ये क्या है? ये सांकेतिक है।
तो देखिए भाई, मौखिक में एक तो अभिव्यक्ति वाला और दूसरा ग्रहण पक्ष। जैसे अभी भाषा का व्यवहार अपने बीच जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो मौखिक हो रहा है, साथ में लिखित भी हो रहा है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखोगे, लिखित भी हो रहा है, मौखिक भी हो रहा है। लेकिन अभी हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन सा हो रहा है, मौखिक हो रहा है, जिसमें अभिव्यक्ति, वक्ता जो मैं बोल रहा हूं वो कौन है, वक्ता, मतलब अभिव्यक्ति कर रहा हूं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं, और आप ग्रहण कर रहे हो, आप श्रोता पक्ष के हो। तो एक तो भाषा व्यवहार का माध्यम कौन सा, मौखिक है, दूसरा कौन सा, लिखित। लिखित में भी जैसे अभिव्यक्ति, जैसे मैं ये नोट्स अपनी ओर से लिख के दूंगा तो आपको लेखक, और आप ग्रहण करके उसको पढ़ोगे तो पाठक। तो देखिए, भाषा व्यवहार एक तो मौखिक, मौखिक में भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। लिखित में भी एक लिखने वाला, एक पढ़ने वाला। एक तीसरा भाषा व्यवहार का कौन सा प्रकार है, सांकेतिक भाषा। आगे चलिए भाई, भाषा की विशेषताएं। चाहे मैं हूं तो मेरी भी कुछ विशेषताएं हैं, चाहे आप हो तो आपकी भी कुछ विशेषता है। जो प्रकृति पर विद्यमान है उसकी अलग कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, जिसकी विशेषता नहीं है वो धरती पर विद्यमान ही नहीं है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अरे भाषा के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बालक जिस समाज में रहता है, जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, जिस समाज में जैसी भाषा बोली जाती है वैसी ही बालक सीखता है। आप कई बार देखते हो छोटे छोटे बच्चे गालियां देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि उनके घर परिवेश में वो गाली वाला माहौल रहता है, तो बच्चा उसका अनुकरण करता है और उस अनुकरण के माध्यम से ही वो गालियां सीख जाता है। तो इससे क्या निकल के आया कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा स्मृति आधारित है भाई, कैसी है, स्मृति आधारित होती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। कैसे, पहले बच्चा डीपली सीखेगा, डीपली कब सीखेगा, बाद में सीखेगा, पहले ऊपरा ऊपरी सीखेगा, स्थूल से सूक्ष्म। जैसे अभी राम, ठीक है, ये क्या है, स्थूल। अब इस राम के बारे में सूक्ष्म जानकारी बच्चा जब समझदार होगा, बड़ा होगा, तब जान पाएगा। तो भाषा स्थूल से सूक्ष्म होती है, भाषा स्मृति आधारित होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये तीन विशेषता है। भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है। कैसे चलती है भाई, पा, शुरू में जब छोटा बच्चा होता है तो वो पा बोलता है, धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, परिपक्वता आने के बाद वो पा से पापा बोलता है, माँ, माँ से मम्मी बोलता है। मतलब है अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। पहले कोई बड़ा शब्द है तो एक साथ वो बोल देगा, लेकिन उसको और सूक्ष्म तरीके से जानना, जैसे राम क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी बाद में होगी जब बड़ा होगा। तो भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, भाषा स्मृति आधारित होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है। ध्यान रहे कि भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा कैसी है भाई, परंपरा से चली आ रही है, ये परंपरागत होती है, व्यक्ति उसको सामाजिक परिवेश में जहां रहता है वहां से अर्जन करता है, वो खुद उत्पन्न नहीं कर सकता। आगे चलिए, एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी। आगे देखिए, भाषा कैसी होती है भाई, गतिशील होती है। आपको पता है, गतिशील होगी तभी तो भाषा सुदृढ़ रहेगी, अच्छी रहेगी, वरना आपको पता है ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। तो भाषा को याद रखना है, भाषा गतिशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील होती है। भाषा समन्वयकारी होती है, एक दूसरे में समन्वय उत्पन्न करने वाली होती है। भाषा वातावरण की उपज होती है, जैसे वातावरण में आप रहोगे या हर वातावरण की एक अलग प्रकार की भाषा होती है।
भाषा सामाजिक उपागम है, भाषा व्यवहार का संसाधन है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये किसने बोला था? ये स्वीट्स ने बोला था। भाषा ध्वनियों का संकलन है। तो ये मुख्य विशेषता है भाई भाषा की, वो आपको याद रखना है। गतिशील है, परिवर्तनशील है, समन्वयकारी है, वातावरण की उपज है। भाषा कहाँ की उपज है? वातावरण की उपज है। सामाजिक उपागम है, व्यवहार का संसाधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम है और ध्वनियों का संकलन है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गोल गुरु एकेडमी, जहां मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपका अपना YouTube चैनल, जिससे जरूर जुड़े। और PDF प्राप्त करनी हो या कोई क्लास का शेड्यूल जानना हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई गोल गुरु एकेडमी, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और आपको एक खुशी की बात बताऊं, अपने YouTube चैनल पर 5 मार्च से पहले पहले लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए निःशुल्क क्लासेस शुरू होने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से। और वो नोट्स तैयार हो रहे हैं, उनकी किताब भी मार्केट में आने वाली है। और उस किताब को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सर, जो मेरे साथी है, वो भी भूगोल से व्याख्याता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फ्री में हर टॉपिक वाइज लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी यहाँ पर करवाने वाले हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव एकदम समझाते हुए आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हर टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे साथियों? तो जुड़े रहें अपने साथ। मेरा वादा है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और रीट मेंस जैसे तमाम वो एग्जाम जो आप फाइट करना चाहते हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उनकी निःशुल्क क्लासें अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए भाषा मनोविज्ञान, मनो प्लस विज्ञान, भाषा मनोविज्ञान। इतनी देर हम देख रहे थे भाषा, अब पढ़ेंगे भाषा मनोविज्ञान। एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, इसे भाषा मनोविज्ञान कहा जाता है। मतलब एक बालक में किस तरीके से भाषा का विकास होता है, भाषा विकसित होती है, इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? भाषा मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान आधार पर भाषा, मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के आधार, अवयव और अंग कितने हैं भाई? 3 है। देखिए भाषा मनोविज्ञान, किस प्रकार से बालक भाषा सीखता है या बालक में भाषा विकसित होती है, वो क्या कहलाता है? भाषा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के कितने अंग है? 3 अंग है। देखिए एक बालक भाषा कैसे सीखता है, कैसे सीखता है, भाषा कैसे सीखता है, उसके मनोवैज्ञानिक अंग, आधार कितने हैं? 3 है भाई। कितने हैं? 3 है। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। देखिए इन तीनों को समझिए एक बार। सबसे पहले भाषा सीखने के लिए किसी ना किसी बच्चे में या बालक में जिज्ञासा होना अति आवश्यक है। जो बालक जिज्ञासु नहीं है वो भाषा नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, बालक या शिक्षार्थी में जिज्ञासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिज्ञासा होने के बाद वो जानना चाहता है, जो उसके सामाजिक परिवेश में जो शब्द बोले जाते हैं, उसके सामने जो शब्द आते हैं, उसके पापा मम्मी, गुरु, साथी, सहपाठी जो शब्द बोलते हैं, वो उनका अनुकरण करता है। सबसे पहले सीखने के लिए उसके मन में जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा के बाद जो उसको सामाजिक परिवेश में शब्द मिल रहे हैं, उनको वो बोलेगा। जो उनके सामने बोले जा रहे हैं उनका वो अनुकरण करेगा। और अनुकरण करने के बाद जब वो बार बार अभ्यास करेगा, तबे भाषा उसे बालक में विकसित हो जाएगी। मतलब क्या है? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास द्वारा भाषा सीखी जाती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के ये 3 अंग है, 3 अवयव है, 3 आधार है। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अभ्यास को आप अच्छी तरीके से जानते हो। अभ्यास का नियम किसका है भाई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अभ्यास के बिना कोई भी चीज सीखना संभव नहीं है। अब देखिए जिज्ञासा, एक बालक जिस परिवार या वातावरण में जन्म लेता है, वह उसी परिवार या वातावरण के लोगों के द्वारा बातचीत के आधार पर होने वाले व्यवहार को देखता है। जिस सामाजिक परिवेश, वातावरण या परिवार में बालक जन्म लेता है, वह लोगों को बातचीत करते हुए देखता है,
तो उसमें ऐसा ही करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा के वशीभूत होकर के उसी प्रकार की ध्वनि प्रकट करने का बालक प्रयास करता है। उसके बाद जिज्ञासा जागृत होने के बाद वो अनुकरण करता है। जब एक शिक्षक की भांति परिजन उस बालक को ध्वनि के सहज उच्चारण सुनाते हैं। आजकल क्या है, कई बच्चे देखिए छोटे छोटे जब स्कूल में हम देखते हैं गालियां सीख जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, मतलब वो जिस प्रकार का शब्द सुनेगा, जिस प्रकार की भाषा सुनेगा, उसी का बालक अनुकरण करेगा, क्योंकि बालक कैसा है कि कोरी स्लेट है। कोरी स्लेट है, आप उस पर जो कुछ लिखना चाहोगे वो ही लिखा जाएगा। तो हमेशा बच्चों के सामने अच्छे अच्छे शब्द बोले भाई। उच्चारण सुनाते हैं तो वे बालक सीखने वाले की भांति उनका अनुकरण करते हुए उसी प्रकार का उच्चारण करने का प्रयास करता है। इस अनुकरण से उसमें शब्दों का बोलना पैदा हो जाता है। तो जिस प्रकार से बालक के सामने भाषा या शब्द बोले जाएंगे उनका वो अनुकरण करेगा और भाषा सीखने का प्रयत्न करेगा। उसके बाद देखिए अभ्यास। जब किसी बालक में किसी शब्द का उच्चारण पैदा हो जाता है तो वह उसका बार बार अभ्यास करते हुए उन शब्दों को स्थायी बना लेता है और इस प्रकार से बालक में भाषा का विकास हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक 3 अवयव है, 3 अंग है, 3 आधार है, 1 2 3 जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, भाषा सीखने के 3 आधार। आगे देखिए भाषा के रूप। भाषा के मुख्य से 2 रूप होते हैं भाई, एक तो होता है मौखिक, एक होता है लिखित। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अब देख सकते हैं प्राचीन काल में जब शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, तो वो कौन से रूप में दी जाती थी? वो मौखिक रूप में दी जाती थी। इससे निकलकर क्या आया कि भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा है? वो मौखिक रूप है। पहले गुरुकुल में मौखिक शिक्षा दी जाती थी, गुरु बोलता था, शिष्य उसको ग्रहण करता था। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, आपकी तरह नोट्स वोट्स बनाने नहीं होते थे। पहले कोई पेन नहीं होता था, कोई कॉपी नहीं होती थी, कोई नोट्स नहीं होते थे। ऐसे नहीं कि सर PDF निकाल के दे देना, ऐसा कुछ नहीं था। गुरु बोलता, चेला दिमाग में छाप लेता। इससे यह पता चलता है कि मौखिक भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। कौन सा है? मौखिक भाषा का प्रारंभिक रूप है। लिखित भाषा का विकसित रूप है। धीरे धीरे भाषा विकसित होती गई और कौन सा रूप आया? लिखित रूप आया। तो क्या बातें निकल के आई दोनों में से? देखिए प्रारंभिक रूप कौन सा है? वो तो है मौखिक। और विकसित रूप कौन सा है? वो है लिखित। आगे चलिए। भाषा हमारे लिए एक सामाजिक उपागम है। हमने इसकी विशेषताओं में पहले ही देख लिया, जो व्यवहार करने में उपयोग में आती है। अरे भाषा बिना आप व्यवहार क्या करोगे? अरे सामने वाले को प्रभावित करने के लिए। ऐसे तो है नहीं, देखने से ही प्रभावित हो जाता है। बहुत कम लोग देखने से प्रभावित होते हैं। अंदर के गुणों को जानने के बाद ही लोग असली रूप से आपसे प्रभावित होते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार करने में उपयोग में आती है। तो वही भाषा को व्यवहारिक रूप से मातृभाषा, बोली, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है भाई। व्यवहारिक रूप से मातृभाषा, बोली जैसे कौन कौन सी होती है भाई? अपन देखेंगे अभी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, अहिरवाटी। प्रादेशिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मातृभाषा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अब लागू कर दिया है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा किस में दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए। एक बालक सबसे पहले मां के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को बोलना सीखता है तो उसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है। शुरुआती परिवेश में बच्चा जो भाषा सीखता है, या यूं कहें कि मां के द्वारा जो बोले गए शब्द है उनका वो अनुकरण करके भाषा सीखता है, तो वो भाषा कौन सी कहलाती है? वो मातृभाषा कहलाती है। मां को बालक की प्रथम गुरु कहा जाता है। बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? मां होता है। और पहली पाठशाला कौन होती है? परिवार होता है भाई। बालक की पहली गुरु होती है मां और पाठशाला होती है परिवार। महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु शरीर के विकास के लिए माता का दूध। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह कहा है कि मातृभाषा बच्चे के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी शिशु के शरीर के विकास के लिए मातृभाषा का दूध। सामान्य भाषा में यदि हम समझे कि देखिए जो शरीर के लिए, शिशु के शरीर के विकास के लिए जिस प्रकार माता का दूध
जरूरी है, वैसे ही बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान है जरूरी है। ये बात कही थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए, मातृभाषा के बाद बोली। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 36 किलोमीटर के दूरी पर शब्द बदल जाते हैं। अरे कोस कोस पे वाणी बदले, ऐसा कुछ है ना। तो मतलब क्या है, बोली हर 36 किलोमीटर में बदलती जाती है और स्थानीय शब्दों का उपयोग होता है। अरे होता है ना, स्थानीय शब्दों का होता है प्रयोग। बोली आप नहीं समझ पाओगे। मैं अभी ऐसे ऐसे कूतर बोलूं, आपको समझ में, खागला बोलूं, समझ में आएगा क्या? आएगा, बहुत कम लोगों को आएगा, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोगों को ही आएगा, बाकी लोगों को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर 36 किलोमीटर के बाद बोली बदलती जाती है। स्थानीय शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें शुद्धता अशुद्धता शब्द या वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब सब कुछ खींचड़ो परोसते भाई, कि कौन ध्यान रखो जाए, जो कुछ भी मुंडे बोले वो आपकी बोली वह मतलब भी के मायने ना शुद्ध को ध्यान रखे ना अशुद्ध को ध्यान रखे, न मात्रा को और ना भाव और ना विन्यास ना वाक्य ना शब्द को ध्यान रखे, तो बिन काई के बोली क्या करे। इनका अपना कोई विशेष शब्दकोश नहीं होता। अरे हुए कि कोई शब्दकोश हुए कि हर 36 किलोमीटर में बोली बदले, अभी को कहीं शब्दकोश हुए जना, तो शब्दकोश ही शब्दकोश लिखता रहो। व्याकरण भाषा का विन्यास आदि नहीं होता है भाई, तथा क्षेत्रीय व्यवहार में क्षेत्रीय शब्दों का उपयोग होता है, इसे बोली कहते हैं। जैसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, अहिरवाटी, है ना, खेराड़ी, ये क्या है, ये सारी बोलियां हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, मातृभाषा, उसके बाद देखा बोली। अब देखते हैं प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली अथवा व्यवहार में आने वाली भाषा जिसका अपना एक अस्तित्व होता है, स्वयं की लिपि होती है, व्याकरण और साहित्य होता है। मतलब देखिए, प्रादेशिक भाषा का स्वयं का अपना अस्तित्व होता है, स्वयं की लिपि होती है। जैसे प्रादेशिक भाषा राजस्थानी, हालांकि इसको संविधान में मान्यता नहीं मिली है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन देखिए महाजनी लिपि है ना अपनी मारवाड़ी की, अस्तित्व है इसका, व्याकरण है, साहित्य होता है, खूब पढ़ा है, व्यवस्थित शब्दकोश होता है, संविधान के द्वारा भाषा के रूप में मान्यता होती है, जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयालम। देखिए प्रादेशिक भाषा, मुख्य रूप से प्रादेशिक भाषा उसको ही कहेंगे जिसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में हम देखें तो भारत में कितनी, 22 प्रादेशिक भाषाएं। हालांकि राजस्थानी, अगली यदि कोई 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल होगी तो वो राजस्थानी होगी, क्योंकि राजस्थानी का अपना एक अस्तित्व है, स्वयं की लिपि भी है। कौन सी? महाजनी लिपि है, व्याकरण है, साहित्य है, यहाँ का खूब पढ़ा है ना, डिंगल और पिंगल, व्यवस्थित शब्दकोश है, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो हम मुख्य तौर पे प्रादेशिक भाषा में राजस्थानी को शामिल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इसके, ये शर्त राजस्थानी पूरी नहीं करती। जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी, डोगरा, वोगरा, ये क्या है, ये प्रादेशिक भाषा है। मतलब जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उनको प्रादेशिक भाषा। तो 3 देखा, मातृभाषा देखी, बोली देखी और प्रादेशिक भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का क्या है, विवरण होगा शायद, वो इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, नहीं पूछेंगे आपको, शिक्षण विधि में नहीं पूछेंगे कि कौन सी शामिल है या नहीं है। इतना याद रखना है कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, उसमें राजस्थानी नहीं है। अब देखिए राजभाषा। अरे जिस भाषा में राज के कार्य होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। उस भाषा को किसी भी राज्य या राष्ट्र की राजभाषा कहा जाता है जिसमें वहां के सरकारी कामकाज होते हैं। वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो राजभाषा कहलाती है। अरे भारत में जो राज कार्य सरकारी काम होते हैं कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? वो हिंदी में होते हैं और अंग्रेजी में होते हैं। भारत देश में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949। ये जीके का भी एक क्वेश्चन है भाई, याद रखना। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, कब है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा होने का उल्लेख है और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का गौरव उस भाषा को प्राप्त हो सकता है जिसको बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 2/3 बोले तो कितने हो गए भाई? 66%। मतलब किसी भी देश में कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है? जब उस जगह बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 2/3 मतलब 66% तथा समझने वाले लोग कितने हो? 75% हो। भारत में ऐसी कोई भाषा है नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में अंग्रेजी बोली जाती है अधिकतर, वो हिंदी समझते ही नहीं है। मतलब भारत में प्रादेशिक भाषाओं का बोलबाला है, क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला है। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूं, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, ये मैं नहीं सह सकता। ये बात किसने कही थी? विनोबा भावे ने कही थी भाई, ये याद रखना है। बहुत बार कोटेशन पूछ लेते हैं। अब देखिए, भाषा के प्रकार एवं आधार। भाषा के प्रकार कौन कौन से है भाई? भाषा के प्रकार, एक तो है सांकेतिक भाषा, हाव भाव से समझाना, एक है मौखिक, एक है लिखित। तो भाषा के प्रकार कितने? 3, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। भाषा के आधार, मानसिक आधार, भौतिक आधार। मानसिक आधार, देखिए भाषा का खेल किससे संबंधित है भाई? मानसिक स्थिति से ही भाषा का खेल संबंधित है। तो भाषा के आधार में मानसिक आधार, ये अनिवार्य आधार है भाई, और ये आंतरिक होता है। भौतिक आधार ऐच्छिक होता है और ये बाह्य होता है, जैसे ज्ञानेंद्रिय, हाथ, कान। भाषा के प्रकार में सांकेतिक, मौखिक और लिखित। भाषा के आधार में मानसिक आधार, भौतिक आधार। मानसिक आधार अनिवार्य आधार होता है और आंतरिक आधार होता है। भौतिक आधार ये ऐच्छिक आधार होता है और बाह्य होता है, जैसे ज्ञानेंद्रिय। कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? 5, हाथ, कान, नाक, पैर। ये भौतिक आधार में सम्मिलित है भाई। अब देखिए भाषा के बिंब। जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं, अरे कोई ना कोई वस्तु देखते हैं, सपने में भी आप देखते हैं, किसी के ख्याल आपको आते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, छप जाता है। उसके स्थायी हो जाने के कारण हमारे अंदर भाषा का विकास होता है। इसे ही भाषा का बिंब कहा जाता है। सामान्य शब्दों में समझे तो हम कोई वस्तु जब देखते हैं, अरे कोई वस्तु आप देखा भी, को चित्र अपने मस्तिष्क में सामने आवे और बार बार आने के वजह वो स्थायी हो जाए और अपने अंदर भाषा को विकास हो जाए, बिना काई कहवे, बिन भाषा का बिंब कहवे। देखिए भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? दृश्य बिंब, दूसरा श्रव्य बिंब, उसके बाद विचार बिंब, उसके बाद भाव बिंब। देखिए सबसे पहले कुछ देखेंगे, उसके बाद सुनना है, उसके बाद विचार है, उसके बाद भाव है। किस तरीके से याद रखेंगे? यही है भाई, इनका क्रम भी यही है। दृश्य, सबसे पहले बिंब स्थापित होने के लिए कुछ ना कुछ दिखना जरूरी है, कुछ ना कुछ दिखना जरूरी है। उसके बाद सुनना जरूरी है। देखे और सुने बगैर आपके मन में विचार ही नहीं आएंगे। किसके आएंगे? जब आपने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है, तो विचार कहां से आएंगे? तो सबसे पहले दृश्य बिंब, उसके बाद श्रव्य बिंब, उसके बाद विचार, और विचार के बाद ही तो भाव आते हैं। किसी के लिए अच्छे भाव, किसी के लिए बुरे भाव, तो विचार के बाद है भाव। तो 4 बिंब है भाषा के: दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव बिंब। दृश्य बिंब, जब कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है तो उसका चित्र उसी समय हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। अरे कोई चीज आप देख लें, आप बिन अत्ता जल्दी भूलाओ नहीं, क्योंकि देखी चीज बहुत कम भूल पावा आदमी, क्योंकि मस्तिष्क में उसका बिंब बन जाता है, उसका चित्र बन जाता है। जैसे मेरे सामने गाय खड़ी है, एक बार गाय देख ली तो भूलोगे क्या? मेरे सामने हाथी जा रहा है, कक्ष में बालकों के सामने श्यामपट दिख रहा है, घर की वस्तुओं के बिंब है। यदि आपने अपनी आंखों से एक बार देख लिया तो फिर उनको भूलोगे नहीं। तो दृश्य बिंब मतलब है सीधा प्रत्यक्ष
अपनी आंखों से देखना और उसका चित्र अपने मस्तिष्क में बैठा लेना किसमें आता है? दृश्य बिंब में। सर्वे बिंब, जब कोई वस्तु या प्राणी पहले से हमारे द्वारा देखा हुआ होता है तो उसका नाम सुनने मात्र या आवाज सुनने मात्र से उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे एक गाय को हमने देखा, रामते हुए देखा, तो दोबारा भले ही वो दिखे या नहीं दिखे, हम घर के अंदर हो, बाहर वो रोटी के लिए रामबे आवाज लगाए, बोले, तो हम समझ जाएंगे कि वो आवाज किसकी है, वो गाय की आवाज है। एक बार हमने हाथी को देख लिया, हाथी को दहाड़ते हुए, दहाड़ता थोड़ी है हाथी, हाथी तो गरजता है शायद, क्योंकि दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है। मेरा कहने का मतलब है एक बार हमने हाथी को आवाज निकालते हुए देख लिया तो दोबारा भले ही वो हाथी हमने हमारे सामने नहीं हो, किसी छुपी हुई जगह से वो आवाज निकाल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो हाथी है। श्यामपट्ट, श्यामपट्ट एक बार यदि हमारा देखा हुआ है तो उसका बिंब अपने मानव मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा, बैठ जाएगा। वैसे ही घर की वस्तुएं हैं, एक बार देखने के बाद अपने मन में या मस्तिष्क में बैठ जाएगी और दृश्य बिंब के बाद सर्वे बिंब, एक वस्तु जो हमने देखी है या किसी जीव जंतु या मनुष्य को हमने देखा है और फिर उसकी आवाज भले ही उसके बिना देखे ही हमारे सामने आती है तो हम पहचान लेते हैं कि वो फला आदमी, फला जानवर है। जैसे बाहर कुत्ता भौंक रहा है, हमने कुत्ते को देख रखा है, अब वो भौंक रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वो हाथी नहीं है, वो कुत्ता है। माँ दरवाजा खोले, शायद बाहर मामा है। गाय शब्द सुनकर गाय का बिंब कल्पना में आना, तो ये क्या है? ये सर्वे बिंब के माध्यम से। आगे देखिए भाई, विचार बिंब। जब कोई भी दृश्य या सर्वे बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बन जाता है कि उसका विचार अथवा उपयोग हमारे मस्तिष्क में आता है। देखिए, हमने किसी को देखा, उसके बारे में सुना या उसको सुना, उसके बाद हमारे मन में विचार आते हैं। जैसे गाय, गाय को देखा, उसकी आवाज को सुना, फिर हमारे मन में विचार आया कि ये गाय है, इसका उपयोग क्या है, तो हम ये जान पाए, हमारे मन में ये विचार आया कि गाय दूध देती है, घोड़ा सवारी के काम आता है। विचार बिंब में निरीक्षण हमने किया ना, पहले देखा, सुना, तुलना, हमने तुलना करी, जैसे हाथी को देखा, गाय को देखा, तुलना करी कि ये इस काम आता है, ये इस काम आता है। प्रत्याहार, सामान्यकरण, नामकरण आदि प्रक्रियाएं आती है और उसके बाद विचार बिंब के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में स्थायीकरण होता है। किसका? भाषा का। उसके बाद एक ही भाव सबसे लास्ट में आता है, जब कोई विचार बिंब हमारे मस्तिष्क में बनने से पहले आत्मा के संपर्क से निकलता है। अरे हम किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में विचार बैठा लेते हैं कि ये फला आदमी ऐसा है, वो विचार मस्तिष्क में पहुंचने से पहले हमारे हृदय से होके गुजरते हैं, हमारी आत्मा से होके गुजरते हैं और हमारे लिए मन में, उसके लिए, अगले वाले के लिए हमारे मन में भाव आता है। इसमें आएगा भाव बिंब में, तो उसमें हमारी आत्मा के भाव प्रकट हो जाते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप से विचार प्रकट करते हैं। इसी कारण इसे भाव बिंब कहते हैं। जैसे गाय के प्रति हमारे भाव होते हैं कि गाय हमारी माता है, इसलिए हम इसको लाठी से नहीं मारेंगे, क्योंकि वो मस्तिष्क में एक विचार से पहले वो शब्द अपनी आत्मा से होके गुजर रहे हैं। गाय शब्द अपनी आत्मा से होके गुजर रहा है, इसके प्रति हमारे मन में भाव उमड़ रहा है। कैसे? कि ये एक माता का रूप है। तो हमने भाषा के बिंब देखे, 4 बिंब देखे भाई, दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव। ये भाषा के 4 बिंब होते हैं। आगे चलिए, बालक में भाषा के अंगों का विकास। बालक में भाषा के 5 अंग माने गए हैं। पहले देखिए, सबसे पहले शब्द भंडार। स्मिथ के अनुसार 1 वर्ष तक बालक 3 शब्दों तक सीख पाता है, फिर तीव्र गति से उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। स्मिथ ने कहा कि 1 साल का बालक कितने 3 शब्द तक सीख सकता है? मम्मी, पापा, मामा। मतलब स्मिथ कहता है कि 3 शब्द, चाहे कोई से भी हो, 3 शब्द तक 1 साल का बालक सीख सकता है। उसके बाद उसकी गति बढ़ती जाती है। 5 वर्ष की अवस्था तक वे वस्तुओं के नाम, मतलब ये बोर्ड है, ये पेन है, ऐसे नाम, परिवार वालों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, रंग पहचानने लग जाता है, आकार की दृष्टि समझने लग जाता है, आदि की जानकारी प्राप्त कर लेता है। मतलब 5 साल का बच्चा काफी होशियार हो जाता है। किसके शब्दों में? स्मिथ के शब्दों में। और 1 साल का बच्चा लगभग 3 शब्द तक सीख पाता है।
तो बालक में भाषा के अंग पहला कौन सा? शब्द भंडार। 5 वर्ष की अवस्था तक सामान्यतः 2100 शब्दों तक का उसे बोध हो जाता है, तो वहीं 9 वर्ष की अवस्था तक बालक 5000 शब्द सीख लेता है। देखिए 5 वर्ष की अवस्था तक लगभग, ये साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में भी, बाल विकास में भी आता है भाई ये। तो 5 वर्ष की अवस्था तक 2100, 9 वर्ष की अवस्था तक लगभग 5000 शब्द सीख लेता है, 1 साल की अवस्था में मात्र 3 शब्द। दूसरा है वाक्य विन्यास। देखिए 5 अंग माने गए हैं बालक में भाषा विकास के। पहला शब्द भंडार, उसके बाद है वाक्य विन्यास। प्रारंभ में बालक देखिए क्या करता है, 1 या 2 पद वाले वाक्य बोलता है। उसकी जो भाषा होती है, वो बोली होती है, वो अशुद्ध होती है। 5 वर्ष की अवस्था में वो परिपक्व हो जाता है और शुद्ध बोलने लग जाता है। तो दूसरा कौन सा है? वाक्य विन्यास। पहला कौन सा है? शब्द भंडार। ये क्या है? बालक में भाषा के अंग विकास, अंगों का विकास। तीसरा है अभिव्यक्ति। पहला देखिए शब्द भंडार विकसित होंगे बालक में, उसके बाद वाक्य विन्यास, वाक्य बनाना सीखेगा। शुरुआत में 1 या 2 पद बोलेगा, उसके बाद धीरे धीरे 5 वर्ष का होने के बाद उसमें क्या है? विकसित गुण विकसित हो जाएंगे, मतलब वाक्य निर्माण वो कर लेगा। उसके बाद अभिव्यक्ति, वाक्य निर्माण के बाद प्रारंभ में बालक 3 वर्ष की अवस्था तक अस्पष्ट व मौखिक अभिव्यक्ति करता है। देखिए 3 वर्ष का बालक अस्पष्ट और मौखिक अभिव्यक्ति करता है, मतलब 3 वर्ष का बालक स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। 6 वर्ष की अवस्था तक उसके उच्चारण में स्पष्टता आ जाती है। मातृभाषा में बालक अपने विचारों को सरल भाषा में प्रकट करने में सक्षम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे सहज महसूस, जैसे मैं अभी बोलूंगा, मतलब मैं थाने पढ़ाऊं तो सेना ज्यादा सहज महसूस करूं तो मैं मारवाड़ी में करूं, मतलब मारी मातृभाषा में, भले ही मैं बालक को नहीं, चाहे बुढ़ा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हम यहाँ पर बालक की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सक्षम या सहज महसूस किसमें करेगा? अपनी मातृभाषा में। देखिए भाषा विकास के 3 अंग हमने देख लिए। बालक के भाषा विकास, बालक में भाषा के अंगों का जो विकास है वो किस तरीके से? शब्द भंडार विकसित होगा, उसके बाद वाक्य निर्माण मतलब वाक्य विन्यास विकसित होगा, उसके बाद वो अभिव्यक्ति करना सीखेगा। शुरुआत में बालक अस्पष्ट और मौखिक अभिव्यक्ति करता है। 6 साल का बालक जिसमें उच्चारण में स्पष्टता आ जाती है और सबसे ज्यादा मातृभाषा में वो सक्षम होता है अपनी भाषा को प्रकट करने में। उसके बाद देखिए वाचन, 6 से 9 वर्ष की आयु, 6 से 9 वर्ष की आयु में चित्र अक्षरों की सहायता से पढ़ने लग जाता है। बालक चित्रों की सहायता से और अक्षरों की सहायता से पढ़ने लग जाता है। यदि वाचन का अधिकाधिक अवसर मिले, वाचन का ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर मिले, तो वह जटिल व्यंजन गुच्छ वाले बड़े बड़े शब्दों का वाचन भी बच्चा कर सकता है। देखिए भाषा विकास के 5 अंग: शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और उसके बाद लिपि। यहाँ बालक लिपिबद्ध कर लेता है। बालक के हाथों की मांसपेशियां 5 वर्ष की आयु तक अति कोमल होती है, मतलब छोटा बच्चा कोमल होता है ना। कभी यहाँ हाथ वाथ मत लगा देना, यहाँ से यहाँ क्या, छोटा बालक तो पूरा ही कोमल होता है, मतलब उसकी मांसपेशियां अति कोमल होती है। इसके बाद में धीरे धीरे सुदृढ़ होती जाती है। अतः 5 वर्ष की आयु के बाद लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। अभी वर्तमान समय में तभी तो सरकारी विद्यालयों में जो है प्रवेश की आयु क्या कर दी गई है? 6 वर्ष कर दी गई है। कहीं यही तो कारण नहीं है? कोमल मांसपेशियां के पेन पकड़ने वाली उनकी मांसपेशियां भी हुई नहीं है। ध्वनि बिंब तथा श्रुति बिंब के पश्चात लिखने का अभ्यास करवाया जाता है भाई। जो 4 बिंब हमने देखे उसमें ध्वनि बिंब और श्रुति बिंब के पश्चात लिखने का बालक को अभ्यास करवाया जाता है। तो बालक में भाषा के ये कितने अंग? 5 अंग माने गए हैं: शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और लिपि। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, मतलब कौन कौन से सिद्धांत है? स्वयं संशोधन का सिद्धांत। अरे देखिए बालक खुद गलती करेगा। हम बोलते हैं ना, गलती करने पर व्यक्ति ज्यादा सीखता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि हाँ फलां जगह मैंने गलती करी थी, तो वो सुधार की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, ज्यादा विकसित हो जाती है। तो स्वयं संशोधन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत भाषा शिक्षण का, बालक की सहज प्रवृत्ति स्वयं की गलती को सुधारने की होती है। जैसे हम के खे गे गेड़े लिखाते हैं और के गलत लिखा है, हम बोलते हैं कि बच्चा तूने यहाँ पर गलत लिखा है, तो वो स्वयं उसको देख के वापिस उस गलती को सुधारता है। तो ये प्रवृत्ति क्या है?
बालक में सहज प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का लाभ एक अध्यापक को उठाना चाहिए। कौन सी? स्वयं संशोधन का सिद्धांत, कि बालक स्वयं संशोधन करके, गलती करके सुधार करते हुए वापस सीखने की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। तो स्वयं संशोधन का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सभी बालक बुद्धि, योग्यता, क्षमता, अभिरुचि आदि में कैसे होते हैं? एक जैसे नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वहीं शिक्षक द्वारा इस बात का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। देखिए, भाषा का शिक्षण करवाने का जो सिद्धांत है वो पढ़ रहे हैं। मतलब भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए? पहला सिद्धांत है स्वयं संशोधन का सिद्धांत। एक अध्यापक को यह समझना चाहिए कि बालक में गलती करके सुधार, मतलब खुद गलती करके खुद सुधार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्वयं संशोधन का सिद्धांत जिसे कहते हैं। उसके बाद एक अध्यापक को यह समझना चाहिए कि भाषा शिक्षण का दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर बालक में अलग अलग भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता मिलती है। बालक बुद्धि के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, अभिरुचि के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब किसी बालक में बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है। योग्यता किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। सीखने की किसी में क्षमता ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई रुचि लेता है, कोई नहीं लेता है। ये सब चीजें एक अध्यापक को ध्यान में रखनी चाहिए। तो वही शिक्षक द्वारा यही बात है, ध्यान रख के शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। यह कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का तीसरा सिद्धांत पाठ नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब योजना। कोई भी कार्य नियोजन के बिना सफल नहीं होता। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि आपने व्यवस्थित उसका नियोजन किया है, योजना का निर्धारण किया है, तो वो कार्य जरूर सक्सेस होता है। तो पाठ नियोजन का सिद्धांत, शिक्षक पहले ये निश्चित करे कि उसे क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए कौन सी विधि काम में लेनी है, आगमन विधि काम में लेनी है, निगमन विधि काम में लेनी है, या तुलनात्मक विधि काम में लेनी है, कौन सी विधि काम में लेनी है, ये पहले निर्धारित करना पड़ेगा। क्या सहायक सामग्री होगी, वे पढ़ाने से पूर्व पाठ योजना बनानी चाहिए। ये चीजें किस में आती है भाई? ये आती है पाठ नियोजन के सिद्धांत में। तो देखिए, भाषा शिक्षण के तीन सिद्धांत है, स्वयं संशोधन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पाठ नियोजन का सिद्धांत। आगे चलते हैं। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। कोई भी शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं है जब वो उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। एक बार पानी पी लेते हैं भाई। पाठ के निश्चित उद्देश्य का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ शुरू कर दिया, उसको पता ही नहीं है कि इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत या उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत भाषा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। इसको ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक को पाठ का अध्ययन करवाना चाहिए। तो पाठ के निश्चित उद्देश्य का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। उद्देश्यहीन शिक्षक उस नाविक की भांति है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है और लहरों के थपेड़े खाकर किसी किनारे पर लग जाए। ये बीडी भाटिया ने ये बात कही है और बहुत ही जानदार और शानदार बात कही है भाई, कि बिना उद्देश्य शिक्षण करवाने वाला, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही लेक्चर दे रहा हूँ, आपका भी टाइम खराब कर रहा हूँ, खुद का भी टाइम खराब कर रहा हूँ। तो वो कैसा है? वो शिक्षण कैसा है? वो उद्देश्य पूर्ति के सिद्धांत को फॉलो करने वाला शिक्षण नहीं है, वो उद्देश्यहीन शिक्षण है। और उद्देश्यहीन शिक्षण शिक्षक, चाहे वो शिक्षण हो चाहे शिक्षक हो, यदि वो उद्देश्यहीन शिक्षण यदि शिक्षक करवा रहा है तो वो शिक्षक उस नाविक की भांति है। उस नाविक की भांति है कि जिसे गंतव्य स्थान का पता ही नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, वे मंजिल का पता नहीं, लहरों के थपेड़े इधर से इधर खाता जाता है और किस किनारे पर लग जाए, लपेड़े खाते हुए, थपेड़े खाते हुए पता नहीं किस किनारे पे लग जाए। ऐसी ही हालत उस शिक्षक की है जिसका शिक्षण उद्देश्यहीन है। ये बात कौन कहते हैं? बीडी भाटिया कहते हैं। सीधे से शब्दों में बोले तो बीडी भाटिया ये कह रहे हैं कि उद्देश्यहीन शिक्षक वैसे ही है जैसे एक नाविक जिसको अपने गंतव्य स्थान का पता नहीं है, वो लहरों में ऐसे थपेड़े खाता रहता है, वैसे ही एक उद्देश्यहीन शिक्षक है।
शिक्षा के क्षेत्र में थपेड़े खाता रहता है। अब देखिए आवर्ती का सिद्धांत, सीखी बात को दोहराना या दोहराकर कौशल प्राप्त करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवर्ती का सिद्धांत आ गया है तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई ऐसे होते हैं पढ़ लिया, जैसे अभी पढ़ रहे हो, आपको ऐसे लगेगा कि पूरी शिक्षण विधियां हमने पढ़ ली, याद हो गई, बस अब सीधा 2 महीने बाद में एग्जाम है, उसमें इनको अप्लाई करेंगे। तो भाई सीधे अप्लाई करोगे एग्जाम में तो कुछ भी आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपने आवर्ती के सिद्धांत का उपयोग किया ही नहीं है। आपने आज पढ़ा है उसको 3 दिन बाद में पढ़िए, 3 दिन के बाद में उसको 7 दिन बाद में पढ़िए, 7 दिन के बाद में उसको 15 दिन के बाद पढ़िए, 15 दिन के बाद उसको 1 महीने के बाद पढ़िए, फिर 2-4 महीने में एक बार और पढ़ लेना। उसके बाद वो आपके स्थायी हो जाएगा, फिर वो कभी आप भूलोगे नहीं। मतलब सीखी बात को दोहराना अथवा दोहरा कर उसमें कौशल प्राप्त कर लेना ही क्या है, वो आवर्ती का सिद्धांत है। थोंडाइक के अनुसार भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। थोंडाइक ने एक अभ्यास का नियम दिया था, वो ये बात उसी पर आधारित है। थोंडाइक कहते हैं कि भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना आप अभ्यास करोगे, जैसे किसी को अंग्रेजी आती है वो अपने आप को अंग्रेज समझने लग जाता है, मतलब वो सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। आपको पता है अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो एक क्या है, कौशल है उसका। और वो किससे सीखा है, उसने बार बार अभ्यास करके सीखा है, वो ज्ञान नहीं है, वो एक कौशल है। वैसे ही आपको किसी ना किसी कौशल में यदि दक्षता हासिल करनी है तो ये थोंडाइक की बात याद रखना और आवर्ती का सिद्धांत याद रखना। उसके बाद है रुचि का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरे को याद आती है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शायद किसने बात कही थी, वो तत्परता का सिद्धांत, और उस व्यक्ति का नाम हम अभी ले चुके हैं, बताओ देखे कमेंट में कौन है वो। तो रुचि का सिद्धांत याद रखना है। छात्रों की सक्रिय रुचि अधिगम का श्रेष्ठ बनाती है। अधिगम मतलब अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यदि आपके स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो अधिगम नहीं है। मतलब छात्रों को सक्रिय रुचि अधिगम को श्रेष्ठ बनाती है। यदि बालक की रुचि है, पाठ्यक्रम में रुचि है, बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है, तो वो रुचि का सिद्धांत लागू हो रहा है, वरना रुचि का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा। ये भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है भाई। हर्बर्ट के अनुसार, हर्बर्ट महोदय ने कहा है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। हर्बर्ट महोदय खड़बड़ाटे करते हुए, हर्बर्ट करते हुए, इसे याद रखना है। हर्बर्ट हर एक व्यक्ति को जगाते हुए कह रहे हैं, शिक्षकों को बालक की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की न हो तो उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके इनके विकास में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ को अच्छी प्रकार से समझा सके। अब देखिए, हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि बालक की रुचि का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यदि बालक की रुचि पढ़ने में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बात कौन कर रहा है, हर्बर्ट। इनका सीधा सा मतलब किससे है, रुचि के सिद्धांत की जब बालक की रुचि होती है तभी उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब रुचि हो तभी पढ़ानी, आपको रुचि जागृत करनी है भाई, वरना छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है कि भाई मेरे कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मैं अभी रुचि नहीं रख रहा हूं तो एक अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि बालक में एक पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करे। ऐसा नहीं है कि आप बस उस समय का वेट करें जब बालक बोले कि सर मेरे को आज पढ़ना है, मेरी रुचि है। बालक कभी नहीं बोलेगा, उस रुचि को आपको जागृत करना है। ये एक अध्यापक का कर्तव्य बन जाता है भाई। प्रयत्न का सिद्धांत, भाषा एक जटिल और सूक्ष्म विषय है, जो वही अलंकारिक और कलात्मक भाषा को प्रयत्न द्वारा सीखा जा सकता है। प्रयत्न का सिद्धांत, भाषा कैसी है भाई, एक जटिल और सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म और जटिल विषय इतना आसान काम थोड़ी है। अरे हम कभी सोचते हैं ना, इस उम्र में भी हम सोचते हैं कि देखिए किस तरीके से हमने क्या क्या गेड़े सीखे होंगे, किस तरीके से हमने बारह गड़ी सीखी होगी, किस तरीके से हमने मैनिंग सीखे होंगे, किस तरीके से पहाड़े सीखे होंगे, किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सीखी होगी, किस तरीके से हिंदी सीखी होगी, किस तरीके से किताब पढ़ना सीखा होगा। मतलब एक बहुत जटिल और सूक्ष्म विषय है कौन, भाषा। तो वही अलंकारिक एवं कलात्मक भाषा को प्रयत्न द्वारा सीखा जा सकता है। वो चीजें जो मैंने अभी बताई वो किसके द्वारा,
प्रयत्न के द्वारा ही हमने सीखा है। तो प्रयत्न का सिद्धांत आपको याद रखना है। भाषा शिक्षण का एक सिद्धांत है प्रयत्न का सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत मतलब ऐसे नहीं कि मैं शिक्षा दे रहा हूं तो मेरे पे आधारित हो, वो शिक्षा मेरे पे आधारित ना होकर एक बाल केंद्रित होनी चाहिए भाई। ये किसका सिद्धांत है? भाषा शिक्षण का 8वां सिद्धांत हम देख रहे हैं। शिक्षक को भाषा सिखाने में बालक के स्वभाव, उसके वातावरण व उसकी योजना का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान युग की शिक्षा बाल केंद्रित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान युग की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए बालक के स्वभाव को, उसके वातावरण को और योजना को ध्यान में रख के शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। इसे बोलते हैं बाल केंद्रित सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत वर्णों के उच्चारण के लिए बालक अध्यापक का अनुकरण करता है। ये क्या कहलाता है? अनुकरण का सिद्धांत। बालक अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखता है। विभाजन का सिद्धांत शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पूर्व सुविधा अनुसार विभिन्न सोपानों में विभाजित करने लेना चाहिए। किसको? पाठ को अलग अलग विभाजन करके, सोपानों में विभाजन करके उस पाठ को सरल बनाया जा सकता है। ये भी क्या है? एक भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का अगला सिद्धांत 11वां सिद्धांत देख रहे हैं, चयन का सिद्धांत। बाल उपयोगी ज्ञान के चयन के लिए, मतलब बालक के उपयोगी ज्ञान के चयन के लिए उद्देश्यनिष्ठ पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना वांछनीय है। मतलब उसका अध्ययन करना जरूरी है। इसके लिए चयन का सिद्धांत की कौन सी चीजें बालक के लिए उपयोगी है, कौन सा जो है पाठ्यक्रम बालक के लिए उपयोगी है। उद्देश्यनिष्ठ पाठ्य पुस्तक के लिए अध्ययन वांछनीय है। उसके बाद देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखना चाहिए। छात्रों को जब तक आप क्रियाशील नहीं रखोगे तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत भाषा शिक्षण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बालक को हमेशा क्रियाशील रखे, करके सीखना, करके सीखना। वस्तुतः सभी प्रमुख शिक्षाविदों विद्वानों जैसे जॉन डीवी, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, गांधी जी आदि ने शिक्षण में करके सीखने के सिद्धांत को सर्वोत्तम माना है। क्रियाशीलता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन कौन है? जॉन डीवी है, फ्रोबेल मोदे है, मोरिया मोंटेसरी है, गांधी जी है। ये शिक्षण को किस सिद्धांत पर सर्वोत्तम मानते हैं? करके सीखने के सिद्धांत को सर्वोत्तम मानते हैं। उसके बाद है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या है? ये सारे के सारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। एक शिक्षक को अध्ययन करवाते समय ये सिद्धांत उपयोग में लेने चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसी कार्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत को काम में लेते। अभिप्रेरणा मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी आत्मा को जगाना, प्रेरणा लेना। अभिप्रेरणा अपनी अंदर की प्रेरणा विकसित करना। किसी कार्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत को काम में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई शिक्षक के लिए। अभिप्रेरणा जागृत नहीं होगी तब तक उस कार्य को हम उतनी लगन के साथ नहीं कर सकते। निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। बालकों से जो क्रियाएं संपन्न करवाई जाए वे रचनात्मक होनी चाहिए। मतलब वो कुछ ना कुछ नया करे, कुछ ना कुछ सृजनशीलता का विकास करे। तो निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत ये याद रखना है भाई, बालकों से जो क्रियाएं संपन्न करवाई जाए वह रचनात्मक होनी चाहिए। उसके बाद स्वाभाविकता का सिद्धांत। शिक्षा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है, ये भी आपको याद रखना है। स्वाभाविकता का सिद्धांत। लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। मतलब लिखने से पहले बोलना, मौखिक उच्चारण, ये चीजें सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा शिक्षण में बोलने के बाद लिखना आना चाहिए या सिखाना चाहिए। मतलब है भाषा के विकास में लिखने से पहले बोलना जरूरी है। लिखने से पहले बोलना जरूरी है। भाषा शिक्षण में बोलने के बाद किसका नंबर आना चाहिए? लिखने का नंबर आना चाहिए। बोलना और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। मतलब इन दोनों को जोड़ के शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। बोलने और लिखने की क्रिया में परस्पर सामंजस्य न होने के कारण वर्तनीगत अशुद्धियां हो जाती है। तो इन दोनों में सामंजस्य करते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। ये भी क्या है? भाषा शिक्षण का एक सिद्धांत है। स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि प्राथमिक
कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को उसी स्तर के अनुकूल शिक्षा ग्रहण करवाएं। ऐसा नहीं कि उसको ग्रेजुएशन वाली शिक्षा दे दे और ग्रेजुएशन वाले को क्या है प्राथमिक वाली शिक्षा का ज्ञान करवा दे, तो वो चीज़ें सही नहीं है। जैसे आप कई बार हम देखते हैं ना कि कोई बच्चा रीट की क्लास लेने के लिए कोई आरएस की तैयारी करने वाला बच्चा आ जाता है, वो आरएस की क्लास में भी बैठ के है तो उसको लगता है कि सर इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम ना तो हार्ड पढ़ा रहे हैं ना इजी पढ़ा रहे हैं, हम किसके अनुकूल पढ़ा रहे हैं, भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह को कर्मानुसार शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कौन से एग्जाम में कौन से स्तर का पढ़ाना चाहिए, वो क्या होता है, इस तरह अनुकूल कर्मानुसार शिक्षण होता है। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप हो चाहे स्कूली बच्चे हो। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम धीरे धीरे कर्मानुसार विकसित किया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है 10वीं की किताब बहुत इजी है और दूसरी कक्षा की बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे स्तर के अनुकूल किताबों का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। लोकतंत्रीय व्यवहार, स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है भाई। जब तक बच्चा अपने आप को सहज महसूस नहीं करेगा, स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा, तो उसमें भाषा का विकास नहीं हो सकता। कक्षा में शिक्षक को शिक्षण लोकतांत्रिक वातावरण में करवाना चाहिए, जिससे बालक अपने मनोभावों को प्रकट कर सके। मतलब उसके जो मन में जो भाव उमड़ रहे हैं उनको वो प्रकट कर सके, भाषा का अधिगम कर सके, भाषा को सीख सके, भाषा का विकास कर सके। इसके लिए उसे कैसा वातावरण प्रदान करना चाहिए भाई, लोकतांत्रिक वातावरण या लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जो कुछ भी बालक को सिखाया जाता है उसके दैनिक जीवन से, उसके वातावरण से जोड़ के सिखाना चाहिए कि ये फला वस्तु है, ये है। मतलब उसमें भाषा का विकास उसके परिवेश के साथ जोड़ते हुए, उसके सामान्य जीवन से जोड़ते हुए अध्ययन करवाना जरूरी है। आगे देखिए शिक्षण सूत्र भाई, यहां से 101% सवाल सीधा सा ही बनता है। हमेशा यहां से एक सवाल आता है, हमेशा जिसमें शिक्षण विधियां ऐड है उसमें यहां से सवाल आता है। देखिए शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले बालक में शिक्षण सूत्र की हम बात करें तो ज्ञात, कोई भी चीज हमें ज्ञात होती है, फिर हम धीरे धीरे हमें क्या होती है, जिज्ञासा होती है, अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो शिक्षण सूत्र आपको याद रखना है किधर से किधर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले देखिए दृश्य बिंब बनता है, हम किसी ना किसी चीज को देखते हैं, फिर अपने मन में विचार आता है, मतलब विचार की दृष्टि अमूर्त विचार। जो चीजें हमने देखी, पहले मूर्त रूप देखा, उसके बाद में अमूर्त सोचा उसके बारे में क्या क्या है चीजें, मतलब कोई मूर्त नहीं है, अमूर्त। तो किधर से किधर चलते हैं शिक्षण सूत्र, मूर्त से अमूर्त। दो, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। पहले प्रत्यक्ष देखते हैं उसके बाद प्रमाण देखते हैं। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर शिक्षण सूत्र चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहां पे आप मात खा जाते हैं, सोचते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये शिक्षण सूत्र चलते हैं भाई। ये खास तौर पे ध्यान रखना। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी आप ध्यान रखना भाई। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ये आगे हम देखने वाले हैं। ये शिक्षण सूत्र याद रखना भाई, आगमन से निगमन की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शुरुआत में हमने देखा था ये, और पूर्ण से अंश की ओर। मतलब पहले पूरा देखते हैं, कोई भी चीज हो पूरा अध्ययन जरूरी है, उसके बाद एक एक चीज सूक्ष्म बारीकी से अध्ययन। तो इस प्रकार ये शिक्षण सूत्र है भाई। 4 4 8 और 9 9, यहाँ से सवाल 101% बनता है। पुनः देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अब देखिए भाई, ज्ञात से अज्ञात आपको आसानी से याद रह जाएगा, मूर्त से अमूर्त याद रह जाएगा,
प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर याद रह जाएगा। यहां पे थोड़ा मामला अटक रहा है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर विधानसभा तो याद रह जाएगा। शिक्षण सूत्र में विधानसभा याद रख लेना, विषय विधानसभा। विशिष्ट से सामान्य की ओर आपको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। उदाहरण के तौर पे आपको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है कि कोई उदाहरण दे कि वो नौकरी नहीं लगा वो विशेषज्ञ है भाई, ऐसे नहीं। आपको अपना एग्जाम फाइट करना है, तो किसी ना किसी तरीके से याद रखना है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से। देखिए यहीं देख लो, अनिश्चित से निश्चित की ओर, एनी इसी में आ रहा है ये सूत्र, एनी याद रखना। वही एनी आनी, एनी आनी, बस। उसके बाद सरलता से जटिलता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी याद रख सकते हो। पहले से ये आएगा और उसके बाद सु आएगा, से सा सु, इस तरीके से चलता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी याद रख लेना। पूर्ण से अंश की ओर, ये मैंने आपको समझा ही दिया। आगे चलते हैं। शिक्षण मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का अर्थ सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन से होता है। तो वही मनुष्य के समस्त व्यवहार को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण मनोविज्ञानियों ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का अर्थ क्या है? सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन से ही इन्होंने किसका अर्थ माना है? शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति का अर्थ माना है। और इन्होंने मनुष्य के समस्त व्यवहार को 3 वर्गों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यहां से सवाल आता है भाई। इसी आधार पर विभिन्न शिक्षा मनोविज्ञानों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों में शिक्षण लक्ष्यों का क्रमिक विस्तार किया गया है। अब देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य हमने देखा ना अभी 3 भाग, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आगे वाली ये क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य ये किसने दिया था? B.S. ब्लूम। छाप लेना भाई, छाप लेना। 4 एग्जाम होंगे शायद, सवाल यहां से सीधा सीधा मिलेगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा। कब? 1956 में। 1956, 64 और 69। 56, 64 और 69। 56, 64 और 69, ये याद रखना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। B.S. ब्लूम, क्रोथवेब, मसीहा और सिम्पसन। ब्लूम, क्रोथवेट, सिम्पसन। ब्लूम, क्रोथवेट, सिम्पसन, याद रखना भाई। बक्सी, बे, के और सी, बक्सी, बक्सी। अरे जीवड़ा बक्सी रे बक्सी, मेरे को लपेटे में मत लेना, मतलब बख्शना, बख्शना, बख्श देना, छोड़ देना। तो इस तरीके से याद रखना भाई। ब्लूम, B.S. ब्लूम, क्रोथवेव और मसीहा और शेष है सिम्पसन। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से एग्जाम में सवाल आता है भाई। ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में दिया गया, जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। उसी समय B.S. ब्लूम ने एक बम मारा। B.S. ब्लूम। तो देखिए भाई इन्होंने क्या क्या, 6 भागों में। ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान, फिर उसका बोध होता है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसका बोध होता है, मतलब आत्मसात होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है, उसका संश्लेषण होता है और उसका मूल्यांकन होता है। ये क्रम याद रखना। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल आया और 1-2 बार तो मैं भी गलत करके आया हूँ, क्योंकि शुरुआत में हमारे समय ऑनलाइन शिक्षा नहीं थी, ऑफलाइन कोचिंग कई बार कर नहीं पाते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटी में वो चीज़ें होती थी, गाँव में इतनी सुविधा थी नहीं। तो इतना अच्छे से किसी ने नोट्स में ना तो बताया ना पढ़ाया। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, और सवाल आया गलत करके आए। ज्ञानात्मक उद्देश्य B.S. ब्लूम 1956,
क्या क्या बताया? ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान होता है, उसके बाद उसका बोध होता है, उसको हम प्रयोग में लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। भावात्मक उद्देश्य की यदि बात करें तो क्रुथवेव और मसिया द्वारा 1964 में, इसमें देखिए आग्रहण मतलब आग्रहण, आइए ग्रहण करें, अनुक्रिया फिर अनुक्रिया करें, अनुमूलन करें, विचारें, विचारना, संगठन का निर्माण मतलब विचारों का संगठन, चरित्र निर्माण, ये 6 चीजें किसने बताई? ये भावात्मक उद्देश्य में होता है भाई। क्रोथवेव और मसिया। क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन, इसमें भी 6 बातें याद रखना। सबसे पहले उद्दीपन आएगा, फिर कार्य करना, उस पर नियंत्रण करना, फिर उसका समायोजन कर लेना, उसको स्वाभाविकरण अपने स्वभाव में उतार लेना और आदत बना लेना। ये चीजें याद रखना भाई। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ब्लूम, क्रोथवेव और सिम्पसन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, संगठन, चरित्र निर्माण, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत बनाना। छाप लेना यहां से सवाल 101%। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, सिद्धांत देखे, अब उद्देश्य देखते हैं। भाषा शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। पहला कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें क्या है? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। कैसे? प्रत्यक्ष देख के, प्रत्यात्मक स्मरण करके और साहचर्य बैठा के। प्रत्यक्षात्मक, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ज्ञान ग्रहण करना ज्ञानात्मक के प्रत्यक्षात्मक में आता है। प्रत्यात्मक, किसी वस्तु के विषय में तर्क वितर्क करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, विचार करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको प्रत्यक्षात्मक ज्ञानात्मक भाषा शिक्षण बोला जाता है। साहचर्यात्मक, पूर्व ज्ञान का अनुभव उठाकर जो नवीन ज्ञान में सहायक होते हैं, वो क्या होता है? साहचर्यात्मक। मतलब साहचर्य बैठा के पूर्व ज्ञान से फायदा उठाकर नवीन ज्ञान प्राप्त करना, साहचर्यात्मक। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक। इसमें भी ज्ञान किस प्रकार से? प्रत्यक्ष, प्रत्यात्मक और साहचर्यात्मक। देख के, तर्क वितर्क करके, पूर्व ज्ञान का लाभ उठा के। ये तीनों चीजें आप याद रखोगे। उसके बाद देखिए अवबोधात्मक, अवबोध करना, प्राप्त ज्ञान की तुलना करना, मतलब आत्मसात करके तुलना करना। उसके बाद अभिरुचात्मक, भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। जब तक आप रुचि जागृत नहीं कर पाते हैं तो भाषा का ज्ञान नहीं होता। बालक भाषा शिक्षण से विषय वस्तु जानकर उसकी और आगे की जिज्ञासा उत्पन्न करे। इनमें 2 उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। पहला, साहित्य का रसावधन करके और साहित्य की सामान्य अपने विचारों में समालोचना योग्यता प्राप्त करके। उसके बाद आते अभिवर्त्यात्मक। इसका उद्देश्य छात्रों में उपयुक्त दृष्टिकोण और अभिवर्ती, मतलब किस प्रकार का दृष्टिकोण है किसी के प्रति, अभिवर्ती कैसी है, वो वाली चीज है का विकास किया जाना। अभिव्यक्त्यात्मक, बालक में अभिव्यक्ति और बोलने का विकास होना। ये भी क्या है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। पहला ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक में 3 देखा। उसके बाद अवबोध, ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवर्ती और अभिव्यक्ति। इस तरीके से आपको याद रखना ये उद्देश्य। छठा है भाषा कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अलग अलग बताते हैं, मेरा अलग सिस्टम है भाई। SBPL, 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 SBPL। कोई बोर्डो मास के हिसाब से चलते। मेरा SBPL है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही क्रम है भाषा कौशल का। इसके निम्न उद्देश्य: छात्रों द्वारा सुनकर, पढ़कर अर्थ ग्रहण, भाव ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह गति एवं समझपूर्ण मौखिक पठन करना, प्रसंग अनुकूल एवं अवसर अनुकूल भाषा शैली के प्रयोग के अर्थ व भाव को समझना तथा सौरागात, बालागात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ये किस में आएगा भाई? भाषा कौशल में। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसलिए जरूरी है। ये जो हमने पढ़ा इसके लिए ये जरूरी है और यही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सृजनात्मक, ये भी उद्देश्य है। सृजन मतलब है मौलिकता का गुण विकसित होना। बालक में
कुछ नया करने का भाव जागृत करना, उसे क्या बोलते हैं? सृजनात्मक। छात्रों की रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करना, मतलब कुछ ना कुछ नया करे। सृजन का मतलब क्या होता है? सबसे हटकर एक नया निर्माण, सर्जन। सर्जन कला पहले किताब चलती थी, अब शायद पता नहीं चलती कि नहीं चलती। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखें, भाषा कौशल, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति, अभिवर्ती, अभिरुचि, अवबोध और ज्ञानात्मक। ज्ञान। पुनः देख लेते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है। ज्ञानात्मक तीन है, तीन प्रकार से ज्ञान होता है: प्रत्यक्ष, प्रत्यात्मक और साचर्यात्मक। अवबोध, प्राप्त ज्ञान की तुलना करके। अभिरुचि, रुचि जागृत करके। अभिव्यक्त्यात्मक, सोच, उसके प्रति अभिव्यक्ति कैसी है। अभिव्यक्त्यात्मक मतलब बोलकर। भाषा कौशल, ये किस लिए जरूरी है? इसके उद्देश्य ये है, इसके लिए भाषा कौशल जरूरी है, और यही इनका क्रम चलता है, SBPL। सृजनात्मक मतलब मौलिकता का विकास, कुछ ना कुछ नया सीखना। फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गोल गुरु एकेडमी चैनल से जुड़े, और PDF प्राप्त करने के लिए गोल गुरु एकेडमी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसे लगी भाई, जरूर बताएं कमेंट में, और इस क्लास को पूरा देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, मजाक में ना ले, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सोचें आखिरी टाइम में क्या मिलेगा, इस क्लास से बहुत कुछ मिलेगा। जैसे ही एग्जाम पूरा होगा तो वापस यहीं मिलने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। आपको बताएंगे, देखिए बेटा जी यहाँ से सवाल है आया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।